इस बार के यार एमसीक्यूज खास करके और टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज बड़े ध्यान से अच्छे से करना, बिकॉज हम लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ यूपीएससी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो 2025 या 26 या 27 में पेपर दे रहे हैं। 25 वाले भाई लोग थोड़ा सा टाइम है तो एमसीक्यू तो कर ही लेना ये वाले। सो लेट्स गो टू द एमसीक्यूज फर्स्ट। 6 एमसीक्यूज, 5 मिनट्स। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज जल्दी जल्दी सॉल्व करके मुझे आंसर्स की फोटो क्लिक करके भेज देना प्लीज, सो दैट आई कैन देन चेक योर आंसर।
हाँ जी, डन एवरीबॉडी। प्लीज आंसर्स भेज दो फोटो क्लिक करके, so that we can discuss them and the topics and the MCQs. Am I audible and visible? Yes, sir. Please आंसर्स भेज दो। दो तीन ही आंसर्स आए हैं, बट एनी हाउ others, I hope you have done the thing and you are very good at it. So anyhow, first answer is C Chandigarh, second answer is D Delhi, third is C Chandigarh, fourth B Bombay, fifth C Chandigarh, sixth A America. So Chandigarh, Delhi, Chandigarh, Bombay, Chandigarh, America. CDC, BCA. Danji, before we discuss the topics and questions, let's know your scores. Who's the topper today? देख लेते हैं एक बारी। हाँ जी, anybody 6 on 6? नहीं, 5 on 6? 4? Yes, sir. 4, आधी आधी चॉकलेट। 3, 2, 1, 0। संधू साहब कितने मार्क्स हैं कि चेक नहीं करा? अनम्यूट करके बोलना है अगर बोलना है आपने तो। सुन पा रहे हो मुझे? Yes, sir. कनेक्शन एरर आ गया था, अगर बीच में कभी आता है तो प्लीज या तो मैसेज कर देना या कॉल कर देना मुझे प्लीज। राइट, सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक्स एंड द डिस्कशन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यार। ये ट्रेजरी बिल्स वाले में चाल क्या है? ट्रेजरी बिल्स स्टेट गवर्नमेंट कैन बाय, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट सेल ट्रेजरी बिल्स, cannot issue ट्रेजरी बिल्स। इशू नहीं कर सकते स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं। बट कैन दे बाय? यस दे कैन, राइट। सो बिल्कुल सही है, बट ये है कि हम उल्टा पढ़ते हैं इसके बारे में कि वो इशू नहीं कर सकते, बट इशू नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये थोड़ी बाय नहीं कर सकते। तो सेंटर के ट्रेजरी बिल्स को स्टेट गवर्नमेंट भी बाय कर सकती है। इंडिविजुअल्स के लिए पिछली बार सवाल आया था, इस बार शायद स्टेट गवर्नमेंट के लिए आ जाए। Then treasury bills are auctioned through e-Kuber, definitely yes. So answer here is both 1 and 2 are correct. Then about the this is another very important topic, green hydrogen and उसके around renewable energy का topic है। Clean fuel manufacture, water splitting, manufacture of hydrogen peroxide. In which of the above can oxygen electrocatalysis be used? अब ये सवाल यहाँ पे एक्चुअली लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्या करा, ये चाल चली थी, सवाल यहां बनाने की जगह यहां बना दिया, इधर कैन लिख दिया, तो कैन आ गया तो आंसर अपने आप 1 2 3 हो जाता। रिमेंबर दिस ऑलवेज। देन राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। दो बातें इसमें, ऐसा सा सवाल दिखे और आर्टिकल 21 आंसर दिखे तो ऑप्शन यही चूज करनी है, राइट। आर्टिकल 21 इज द आंसर। देन ये राइट टू नो के अंदर है, राइट टू नो एंड राइट टू नो दो आर्टिकल्स में डिवाइडेड है, 19 एंड 21। अब हमें स्पेसिफिकली जानकारी होनी चाहिए कि राइट टू नो का कौन सा पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, नोइंग द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कंटेस्टेंट जो इलेक्शन लड़ रहा है, दैट इज इन आर्टिकल 19। देन एक्सेस टू जस्टिस, आर्टिकल 21। सो इसकी लिस्ट हम टॉपिक के साथ करेंगे जो हमें स्पेसिफिकली पता हो।
एंड बाय द वे, अगर इसी क्वेश्चन में राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस में ऑप्शन कुछ ऐसे होती, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और ये लास्ट ऑप्शन होती बोथ ए एंड बी, तो आंसर क्या होता? बोथ ए एंड बी। खासकर पंजाब पीसीएस वाले आंसर यही होता है। आपको तो आयल से क्वेश्चन ना भी देखो, अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी है तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना, आंसर बोथ ए एंड बी है, बात खत्म। ये पिछले 10 साल से सच है, ध्यान रखना। राइट देन, दिस मरुसुदर रिवर, बार बार चिनाब पे सवाल पूछ रहा हूं मैं, बिकॉज चिनाब इज टू मच इन न्यूज। मरुसुदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। ये चिनाब को अच्छे से पढ़ लेना। इनफैक्ट जो इस बार पेपर दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर, चिनाब एंड इंटरनेशनल टॉपिक सच एज इजराइल, पैलेस्टीन, द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी पूरी लिस्ट कहोगे तो लिस्ट तैयार करके दे देंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। राइट देन, मैड मैक्स, व्हाट इज मैड मैक्स? ऑप्शन से क्या समझ आ रहा था? सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं, ई वेस्ट नहीं, सबसे लंबी वाली ऑप्शन, रिसर्च इनिशिएटिव डिजाइन टू डिटेक्ट डार्क मैटर। मैड मैक्स इसलिए न्यूज में था। अभी इन्होंने एक्सियॉन्स के आसपास बात करी है, हम विल डिस्कस इट इन टॉपिक्स, है क्या ये। देन, कंसिडर द फॉलोइंग, लेड एंड गोल्ड हैव सिमिलर डेंसिटीज। यस, बहुत पुरानी कहानी है, कोशिश ये की जाती थी, एक एल्केमिस्ट था, केमिस्ट्री का बड़ा महान आदमी, हो कहता था लेड और गोल्ड की डेंसिटी तो सेम है और लेड इतना सस्ता मिलता है, तो क्यों ना हम लेड से ही गोल्ड बना लें। बट मॉडर्न साइंस ने उसके बाद जो तरक्की करी, उन्होंने बोला कि नहीं, ये डिफरेंट केमिकल्स हैं, हेंस एक दूसरे को अभी हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में लेड से गोल्ड नहीं बना सकते। सिर्फ राहुल गांधी जी हैं जो आलू से सोना निकाल लेते हैं, पर लेड से गोल्ड हम तब नहीं बना सकते थे। बट नाउ रिसेंटली न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन यूज करके कुछ टाइम के लिए लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में, बात करेंगे डिटेल में भी, कुछ टाइम के लिए, चंद सेकंड्स के लिए, वी कुड मेक गोल्ड आउट ऑफ लेड, बट फॉर फ्यू सेकंड्स ओनली। ये डिस्कस करेंगे डिटेल में, वेरी नाइस टॉपिक। एनी हाउ, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस तो प्लीज साथ में बताते रहना। लेड टू गोल्ड ट्रांसम्यूटेशन, साइंस की कोशिश करता हूं मैं शुरू में एक टॉपिक और लास्ट में रख लूं कि आप ज्यादा बोर मत हो। सो बेसिकली हमने क्या करा है जी, एक हमारे पास है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स पता होनी चाहिए। किसने बनाया लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर? एनीबडी? चलो मैं लिख देता हूं सर्न। ये सर्न क्या है? चलो मैं तो बताऊं, मैं ही बता देता हूं, यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में हो क्या रहा है? कोलिजन्स। बट व्हाई कोलिजन्स आर हैपनिंग? व्हाई, क्यों करा रहे हैं कोलिजन्स? बेसिकली किस चीज की कर रहे हैं? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बीम्स की। व्हाई आर वी ट्राइंग टू कोलाइड थिंग्स? बिकॉज वी वांट टू टेस्ट स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स एंड इसके थ्रू फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, एवोल्यूशन ऑफ मैटर, ये सारी चीजें। क्या करते हैं, बेसिक आइडिया क्या है, यहां से एक बीम मारी इस तरफ को, वहां से एक बीम मारी इस तरफ को, बहुत ही हाई स्पीड पे ये दोनों मैटर्स का, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का कोलिजन कराया। जब दो चीजें बहुत जोर से मारो, दो गाड़ियां बहुत जोर से टक्कर हो, तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, कि बहुत ही एक्सेलरेटेड स्पीड पे दो मैटर को कोलाइड कराएंगे, एंड कुछ सेकंड के लिए जो उधर कोलिजन से छोटी छोटी चीजें बनती हैं, जो ऑब्वियसली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से छोटी होती हैं, सो उनको हम स्टडी करेंगे कि जब मैटर बहुत ज्यादा तेजी से कोलाइड करता है और छोटी छोटी चीजें फॉर्म होती हैं, विच आर यूजली सब एटॉमिक लेवल, उनको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर से हमने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करी हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल का दूसरा नाम क्या था?
Higgs boson. हिग्स बोसॉन। इसकी डिटेल्स बेसिक साइंस में हम पढ़ते होते हैं, बट एक थोड़ा सा आइडिया, ये सारी चीजों को मैटर देने वाला, जो जिसके पास भी मैटर है, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट, दैट इज मैटर। सो जिसके पास भी मैटर है वो इसे गॉड पार्टिकल से ही मिला है। सो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में ये बेसिक चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए, राइट। बनाया इन्होंने, बट 100 से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इनके साथ, राइट जी। देन अभी लेटेस्ट खबर क्या है, लेटेस्ट इन्होंने एक टेक्निक न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन करके लेड से कुछ सेकंड के लिए, वही कोलिजन के बाद कुछ सेकंड के लिए लेड को गोल्ड में ट्रांसफर कर लिया। तो कैसे हुआ जी, क्या फर्क था? सर्न के एलिस डिटेक्टर, इसमें 4 डिटेक्टर हैं, उसकी बात भी करेंगे, इसने कन्वर्जन करी लेड इनटू गोल्ड को, कंफर्म करा। कैसे? कंसेप्ट ऑफ टर्निंग लेड इनटू गोल्ड इज नोन एज क्राइसोपोया। इसको प्लीज देख लेना, और जो अच्छे प्रोनाउंसिएशन वाले हैं अच्छी सी प्रोनाउंसिएशन भी बता देना मेरे लिए। दिस इज क्राइसोपोया। देन इट वाज मेडिवल एल्केमिस्ट की ड्रीम थी कि लेड से हम गोल्ड बना लेंगे। क्यों जी? बिकॉज डेंसिटी ऑफ द टू मेटल्स वर सिमिलर, बट वी प्रूव्ड दैट दे आर केमिकली डिफरेंट एलिमेंट्स, इसलिए अभी हम नहीं बना पा रहे। सो गोल्ड जो अपना न्यूक्लिया है Au203 is created when 3 protons and 2 neutrons are ejected from lead. So lead में से हम माइनस करेंगे 3 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, तब जाके गोल्ड बन जाता है। अगर हम ऐसा कर पाए तो लेड से गोल्ड बना ले, शायद कल से गोल्ड बहुत सस्ता हो जाए, बिकॉज वो तांबे से लेड से बनता रहेगा। सो 3 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स निकाल लो अगर लेड से, ड्यूरिंग अल्ट्रा पेरिफेरल कोलिजन, जो कोलिजन उसमें हो रही हैं इन LHC, देयर न्यूक्लियर पास क्लोज विदाउट डायरेक्टली कोलाइडिंग। इसमें करते क्या है, जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, इसमें प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को लगभग लाइट की स्पीड पे 99.999993% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पे भगा के मारते हैं, एक दूसरे से कोलाइड कराते हैं। हेंस इस कोलिजन के एट दिस हाई स्पीड, नियरली द स्पीड ऑफ लाइट, हम लोग ये क्रायोसोपोया कर पाए और लेड से गोल्ड बना पाए थोड़े टाइम के, राइट। सो शॉर्ट लिव्ड था, और प्रोसेस को हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिसोसिएशन, राइट। देन रोल ऑफ एलिस डिटेक्टर, एलिस डिटेक्टर ने क्या करा जी, बड़े बड़े नाम नहीं याद रखना है, 0 डिग्री कैलोरीमीटर्स को आइडेंटिफाई करा टू आइडेंटिफाई फोटोन न्यूक्लियस इंटरेक्शंस एंड डिटेक्ट द इजेक्शन ऑफ 0, 1, 2 और 3 प्रोटॉन्स। सो कितने प्रोटॉन निकालने थे? हमने 3 प्रोटॉन निकालने थे और 2 न्यूट्रॉन। सो एलिस डिटेक्टर ने ये मेथड यूज करके ZDC, दैट इज 0 डिग्री कैलोरीमीटर को यूज करके डिटेक्ट कर लिया कि जब 3 प्रोटॉन निकले और 2 न्यूट्रॉन निकले तो लेड से गोल्ड बन गया। यहां पे हम फॉर्मेशन ऑफ लेड, थैलियम, मर्करी एंड गोल्ड सबको गैदर कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डिटेक्शन ऑफ गोल्ड क्रिएशन। वेरी बिग न्यूज, बट कमर्शियल अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, आप घर पे नहीं कर सकते ऐसा, तो खुश नहीं होना ज्यादा। सो LHC क्या है जी? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इसकी साइंस पता होनी चाहिए हमें। बिल्ड बाय CERN, यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स को पढ़ रहा है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स से टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। देन इट कंसिस्ट ऑफ 27 किलोमीटर सर्कुलर रिंग विद सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। याद नहीं करना, क्या ध्यान रखने वाली बात है, इसमें 4 डिटेक्टर्स हैं, इनके नाम सीधे सीधे आ जाते हैं। 4 डिटेक्टर्स कौन से जी? एलिस, एटलस, CMS एंड LHCb। ज्यादा फुल फॉर्म्स डिफिकल्ट थी इसलिए नहीं लिखी, एलिस, एटलस, CMS, LHCb। ये सीधा सीधा आ जाता है टर्म्स क्या हैं, या ये कहां पे हैं, ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में क्या है। सो दीज 4 आर डिटेक्टर्स हैं ये एट लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, राइट जी। अबाउट सन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च 1954 में बनी थी, फर्स्ट जॉइंट साइंटिफिक वेंचर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, यूरोप में जो हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। जॉइंट साइंटिफिक रिसर्च पहली बार हो रही थी यूरोप में, तब ये सन बना था। हेडक्वार्टर है जनेवा में, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, पूरा मेंबर नहीं है, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, ध्यान रखना।
देन कोल गैसिफिकेशन। अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है, बिल्कुल बेसिक है, तो उसको रिवाइज करते हैं। कोल कोल को आग लगा के हम गर्मी बना लेते हैं और थर्मो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा लेते हैं। बट आग लगाने से व्हेन यू यूज कंबशन और इंसिनरेशन, जिसे मुश्किल भाषा में कह देते हैं, आग लगाओगे तो क्या होता है? स्मोक। स्मोक से क्या बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। इससे ग्रीन हाउस गैस बन जाती है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, बचपन वाली बात। इसके लिए अब हम क्लीनिंग कोल या क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज का आइडिया लेकर आए हैं। पुराना हो गया अब तो खैर, जिसमें बेसिकली हम कोल गैसिफिकेशन एंड एक और पायरोलिसिस को यूज करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? दोनों में बेसिकली कंट्रोल्ड ऑक्सीजन में, आग लगाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, इन दोनों में कंट्रोल्ड ऑक्सीजन या लेसर ऑक्सीजन में आप कोल को प्रेशर से ही उसकी जान निकाल लोगे और फिर उससे क्लीन फ्यूल बना लोगे। जैसे कि कोल गैसिफिकेशन से बनती है सिन गैस। सिन गैस, ऑलवेज रिमेंबर, गैस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल, मोस्ट एफिशिएंट। सॉलिड लिक्विड गैस में से गैस इज द मोस्ट एफिशिएंट, राइट? सो सिन गैस बन रही है। पायरोलिसिस से क्या बन रहा था? एनीबॉडी? चलो हर बारी मैं बताता हूँ, इस बारी आप होमवर्क करके आना। पायरोलिसिस से आउटकम क्या होता है? व्हाट इज द आउटपुट? सो कोल गैसिफिकेशन बेसिकली क्या है? कोल की एनर्जी को यूज करना इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे। सो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने गैसिफिकेशन प्लांट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट मान ली है। हम पहले से क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज पैसा बहुत लगता है, महंगा बहुत है। जलाना आसान है ऑब्वियसली, इंडिया में तिल्ली लगाना तो कितना आसान है, हर कोई तिल्लियां लेके घूम रहा है दूसरे को जलाने को। सो एनी हाउ, सो गैसिफिकेशन प्लांट अब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं अंडर कोल गैसिफिकेशन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम। सो कोल गैसिफिकेशन है क्या? थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब हीट भी यूज होगी, केमिकल्स भी यूज होंगे। कोल को कन्वर्ट करेंगे सिन गैस में। सिन गैस क्या है? सिंथेटिक गैस कंपोज मेनली ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, सिन गैस, प्रोड्यूसर गैस दोनों में होगा। देन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। ये याद करने वाली चीज है, सॉरी। सिन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर, राइट? सो देन प्रोसेस ऑफ कोल गैसिफिकेशन क्या है जी? कोल को रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस विद कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एंड इसमें प्रोड्यूस होती है सिन गैस। प्रिपरेशन, कोल को क्रश कर लिया, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, गैसिफिकेशन रिएक्टर में वो कोल को डाल दिया टुकड़े करने के बाद विद लिमिटेड ऑक्सीजन और एयर, एंड दिस ब्रेक्स डाउन कोल इनटू सिन गैस कंपोनेंट्स ड्यू टू पार्शियल ऑक्सीडेशन। ज्यादा नहीं याद करना, जस्ट इतना कि ज्यादा एयर या ऑक्सीजन नहीं होगी, राइट? देन देयर इज एक्स-सी2 एंड इन-सी2 गैसिफिकेशन। एक्स-सी2 क्या होता है? जगह से हटाकर इन-सी2 जहां पे था वहीं पे। सो एक्स-सी2 का गैसिफिकेशन अबव कंट्रोल्ड गैसीफायर्स, जहां पे गैसीफायर था। यहाँ कहाँ? कोल सीम में, जहां पे कोल पड़ा था वहां पे चले गए आप गैसीफायर लेके। सो कोल इज एक्सट्रैक्टेड एंड गैसिफाइड। इसमें ऑक्सीजन एंड स्टीम आर इंजेक्टेड इनटू द कोल सीम, जहां पे कोल था वहीं सिन गैस बना ली, राइट? देन दिस इज सुटेबल फॉर एक्स-सी2 सुटेबल फॉर शैलो रिजर्व, की पास में कोल पड़ा था उठा के ले गए। इन-सी2 जहां पे डीप माइन है, कौन निकाल लेगा? वहीं नीचे गैस बना लो और उसको ऊपर ले आएंगे, गैस तो अपने आप आ जाएगी ऊपर। सो ओवर हेयर एक्स-सी2 में मोर एनर्जी इज यूज्ड इन माइनिंग एंड हैंडलिंग। कोल निकालना है, इधर इट इज मोर एनर्जी एफिशिएंट बिकॉज जहां कोल पड़ा था उसको माइन ही नहीं करा, वहीं पे गैस बना ली। सो इन दोनों को भी ध्यान रखना। एक्स-सी2 मतलब कोल को उठा के लाए गैस के पास, इन-सी2 जहां पे कोल था वहीं बना, राइट? अबाउट कोल गैसिफिकेशन जो स्कीम है हमारी 2024 जनवरी 24 को आई थी। 8500 करोड़ इसका टोटल बजट है, ध्यान याद नहीं रखना, मोटा मोटा लेस देन 10,000 करोड़। क्या कर रहे हैं जी? 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। 100 मिलियन टन, ध्यान रखना। एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर होगा, बढ़िया। अलाइंड विद इंडियाज गोल ऑफ क्लीन कोल ट्रांजिशन, ऑल राइट। क्लीन कोल ट्रांजिशन इज अ गुड कीवर्ड, please use it in your answers.
सॉरी, हाँ जी, सो क्लीन कोल ट्रांजिशन यूज करना अपने आंसर में प्लीज, इन द आंसर्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन। देन मीथेन, बेसिक चीजों पे ना, कार्बन डाइऑक्साइड पे या क्या हो गया मेरे पेन को, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन, इन पे सवाल आते ही आता है। लास्ट ईयर नाइट्रोजन पे आ गया तो इस बार मीथेन पे आ सकता है, या ओजोन पे आ सकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड पे भी आया था लास्ट टाइम। तो ये दोनों में से एक सवाल आ जाएगा 25 में, देखना। सो क्या खबर है जी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बोल रही है, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर, दैट मीथेन 145 मिलियन टन हमने एटमॉस्फेयर में डाली है, राइट। सो मीथेन है क्या जी? पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, वेरी पोटेंट, मच मोर पावरफुल एज अ ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पावरफुल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का बस वॉल्यूम ज्यादा है। whereas methane is a very potent greenhouse gas, is responsible for about 30% of global temperature rise। 30% तो इसी से हो रहा है, इस कल्प्रिट को रोको, राइट। एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन इज 2.5 टाइम हायर देन प्री इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। दोषी कौन है? एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन ने जो करे। सो एंथ्रोपोजेनिक के मेजर सोर्सेस कौन से हैं जी? ध्यान रखना इसमें, फार्मर्स के जो अपने sympathizers हैं, agriculture is one of the biggest source of methane in the atmosphere, right? Agriculture, then energy sector, then waste processing sectors as well. So agriculture, energy and waste are three biggest anthropogenic sources of methane. Then energy sector में oil, natural gas, coal, bioenergy counts for over 35% of human induced methane। ये याद करना है? बिल्कुल नहीं। ऑयल ऑपरेशंस 45 मेट्रिक टन्स, नेचुरल गैस 35, बस ऑयल ऑपरेशन ध्यान रखना मेजर है एंथ्रोपोजेनिक में। देन अबैंडन्ड ऑयल एंड गैस वेल्स, कोल एक्टिविटीज याद नहीं रखना, डोंट वरी एट ऑल। देन मीथेन के कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखने, सवाल यहां से आता है। कलरलेस है, ओडरलेस है, हाईली फ्लेमेबल गैस है, नोन एज मार्श गैस एज वेल। मार्श गैस कौन सी है? मीथेन, ध्यान रखना प्लीज, खासकर स्टेट सर्विस वाले, राइट। देन यूपीएससी में सवाल आ चुका है, क्या पता पीपीएससी कॉपी कर ले, दैट मीथेन का एटमॉस्फेयर में लाइफ स्पैन लगभग 10 साल होता है, 10 से 12 साल, बहुत ही छोटा लाइफ स्पैन है। उसके बाद ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाती है। सो फिर भी ग्लोबल वार्मिंग करती है आफ्टर इवन 10-12 साल, बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। बट एज मीथेन 10 से 12 साल रहती है, एंड इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज 80 टाइम्स दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 80 times, so very powerful as compared to carbon dioxide, right? So बहुत ज्यादा गर्मी है, ट्रैप करती है। Then around 60% of atmospheric methane comes from human activities, right जी? So 60% of methane comes from human activities। हमने देखा था उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? एग्रीकल्चर, देन एनर्जी, देन वेस्ट सेक्टर, that is anthropogenic sources, anthropogenic sources। then what are the natural sources? ध्यान रखना, natural sources में wetlands and thawing या melting of permafrost, these are natural sources of methane। then going to end use equipment in energy systems also leak methane। जहां पे अब एनर्जी यूज कर रहे हो, कंबशन हो रही है एक्सेट्रा, वहां पे भी मीथेन लीक हो रही है। then even bioenergy sources contribute 2 metric ton of methane। जो हमारे मॉडर्न बायो एनर्जी सोर्स हैं, सच एज बायोमीथेन, बायोफ्यूल, बायोगैस, इवन दे कंट्रीब्यूट मीथेन। ध्यान रखना, ऐसा सा सवाल ट्रिक करने के लिए बनाते हैं कि इससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा। एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होएगी, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है जी, मीथेन तो निकल रही है, इवन बायोगैस से, राइट। देन IEA highlighted इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी that 70% of fossil fuel methane emissions can be mitigated using existing technologies। कि सिक्वेस्टर कर लो, स्टोर कर लो, हो सकता है। देन ऑयल फ्यूल्स में, फॉसिल फ्यूल में चाइना, फॉलोड बाय यूएसए, रशिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड इंडिया टॉप एमिटर्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल ऑपरेशंस। एग्रीकल्चर में आई गेस इंडिया इज द लार्जेस्ट एमिटर, बट ऑयल या फॉसिल फ्यूल इमिशंस में चाइना इज द बिगेस्ट एमिटर। देन कमिंग टू मैड मैक्स, 2-3 बातें याद करने वाली हैं, पढ़ के आई विल गिव यू 2-3 थिंग्स। पहले एक बारी सारा देख लो, 2-3 थिंग्स जो आपने याद करनी।
सो मैड मैक्स कोलैबोरेशन ने पब्लिश करा है डार्क फोटॉन्स की बात, राइट, ज्यादा अंदर नहीं घुसना। मैड मैक्स की फुल फॉर्म क्या, एब्रीविएशन की, मैग्नेटाइज्ड डिस्क एंड मिरर एक्सियन एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटाइज्ड डिस्क एंड मिरर एक्सियन एक्सपेरिमेंट। सो इन्होंने रिसर्च करी है टू डिटेक्ट डार्क मैटर, ये क्वेश्चन भी था अभी, सच एज एक्सियंस एंड डार्क फोटॉन्स। डिटेक्टर में है क्या जी, डाइलेक्ट्रिक सफायर डिस्क है, रिफ्लेक्टिव मिरर है। ये कोशिश कर रहे हैं कि डार्क मैटर को किसी तरह से डिस्कवर कर लें कि ये डार्क मैटर बना किससे है। व्हाई इज इट कॉल्ड डार्क, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, बिकॉज ये लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, कॉमन फिनोमिनन से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम। हमें पता है वो है, बट हमें ये नहीं पता लग रहा वो कहाँ है या उसे ऑब्जर्व कैसे करें। जिस भी चीज को हमने देखना होता है लाइट मार के देख लेते हैं, नहीं तो शॉक लगा के देख लेते हैं। ये दोनों से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए से हम डार्क मैटर बोलते हैं। सो डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ सफायर एंड रिफ्लेक्टिव मिरर। डार्क फोटॉन्स है क्या, ये चीज ध्यान रखने वाली, हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं, हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स जिससे हमें लगता है फोटॉन से सिमिलर हैं, बट इनका मास है और डार्क मैटर इन्हीं से बना है। सो डार्क फोटॉन्स अभी हाइपोथेटिकल है, जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे फोटॉन्स है जिनका मास है और इनसे डार्क मैटर बना है, राइट। तो अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस डार्क फोटॉन्स कैन कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी फोटॉन्स। वी आर ट्राइंग टू डू दैट, कर नहीं पाए बट वी आर ट्राइंग कि डार्क फोटॉन को ऑब्जर्व करने के लिए लाइट फोटॉन में बना ले, हमें दिख जाए। सो मैड मैक्स डिटेक्टर ने क्या करा, कोड डिटेक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ डार्क फोटॉन्स टू माइक्रोवेव फोटॉन्स, कि डार्क फोटॉन्स की हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके माइक्रोवेव फोटॉन्स बना दें और फिर वो माइक्रोवेव को कर्व्ड मिरर फोकस को माइक्रोवेव सिग्नल्स को कर्व्ड मिरर पे डाल के उसे रीड कर, so that we can receive the microwaves produced by conversion of dark photons into microwaves. But अभी ये अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हुआ. So resonators larger than wavelength of expected dark photon signals enabling detection at higher frequencies. So हमने जो रेजोनेटर लगाए हैं, रेजोनेशन इज अ common static physics topic. So resonators are bigger than the frequencies of the dark photons. इससे हम रेजोनेट करके इनको माइक्रोवेव में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ज्यादा डिटेल नहीं, एक्सपेरिमेंटल फिगर्स, फर्स्ट प्रोटोटाइप रन डिड नॉट डिटेक्ट डार्क फोटॉन सिग्नल्स एंड हाउएवर द इंस्ट्रूमेंट फंक्शन सक्सेसफुली डिटेक्टिंग सिग्नल्स विद सेंसिटिविटी 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड बेटर देन प्रायर मेथड्स। तो पहले वे इंप्रूव कर पाए हैं, बट अभी हम पूरे अच्छे से डार्क फोटॉन को डिस्कवर नहीं कर पाए। 3 बातें याद करने वाली, जाए सारा कुछ नहीं समझ आया, मैड मैक्स क्या है, डार्क मैटर या डार्क फोटॉन्स को डिस्कवर करने के लिए डिटेक्टर है। दूसरी बात, डार्क फोटॉन्स क्या हैं। डार्क फोटॉन्स एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिससे हमें लगता है दीज आर फोटॉन्स विद मास। फोटॉन्स आर लाइट के पार्टिकल्स, फोटॉन्स विद मास, फोटॉन्स विद मास and they compose the dark matter of the universe। हमें ऐसा लगता है, कंफर्मेशन नहीं है। तीसरी बात, डार्क फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको माइक्रोवेव में बदल दिया जाए, बट अभी हम सक्सेसफुल नहीं। बस ये 3 बातें, मैड मैक्स डार्क मैटर डार्क फोटॉन्स को डिटेक्ट कर रहा है। डार्क फोटॉन्स ऐसे फोटॉन है जिसमें मास है और ये डार्क मैटर को शायद बनाते हैं, अभी हाइपोथेटिकल हैं, और डार्क फोटॉन को शायद हम माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज कर पाए, अभी नहीं कर पाए। देन पक्कल डल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सिर्फ इतना ध्यान रखना कौन सी नदी पर है। दिस इज इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्यों न्यूज में है, बिकॉज मरुसूदर रिवर, जो आपके क्वेश्चन में आया था, सिर्फ 2 फैक्ट्स बताऊंगा। मरुसूदर रिवर चेनाब रिवर पे है, सॉरी चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है मरुसूदर रिवर, चेनाब को ध्यान रखना इस बार। एंड इस पे जो डैम बन रहा है वो पक्कल डुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और कुछ नहीं याद करना, दैट इज इट। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कहानी सुनते हैं। आपको पता है पूरे अनडिवाइडेड भारत पर वन ऑफ माय फेवरेट एक्टिविटीज इज टू ड्रॉ द मैप, चाहे अच्छा बने चाहे ना बने।
सो पूरे अनडिवाइडेड भारत पर जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये हमारा इंडिया सारा इंक्लूडेड था, इसको पार्टीशन करने वाले ब्रिटिशर्स, वी नो दैट 1947 में। बाय द वे, इंडिया और पाकिस्तान में जो लाइन बनी थी उसे क्या बोलते थे पार्टीशन टाइम, जो अंग्रेजों ने बनाई थी? एनीबडी? चलो, वेरी वेरी सिंपल है ये आंसर, तो मुझे बताना बाद में। सुन तो पा रहे हो मुझे कि नहीं? ऑडिबल? Yes, sir. थैंक यू। सो पार्टीशन के बाद we were divided on religious lines, we had a very violent partition। मिल्खा सिंह जी को भाग के आना पड़ा और सारे लोगों को आना पड़ा, राइट? आफ्टर दैट Pakistan as a nation was built upon what? Their unity or homogeneity was based upon hatred for India. And one of the biggest flashpoints was always Jammu and Kashmir। वो बोलते हैं हमारा है, हम बोलते हैं हमारा है, और जम्मू कश्मीर वाले बोलते हैं हम आजाद रहेंगे। सो बट वी नाउ हैव दिस एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो इसके अराउंड फ्लैश पॉइंट्स चलते रहते हैं, जम्मू कश्मीर के अराउंड। देन देयर आर अदर डिबेट सच एज सर क्रीक, छोटी सी पानी की बॉडी है, बोलते हैं हमारी है, बोलते हैं हमारी है। देन अराउंड द गुजरात बॉर्डर एज वेल there are areas where disputes continue to happen। then after that Pakistan क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है जी द पॉलिसी ऑफ 1000 cuts, कि इंडिया को वॉर कर करके हम 1000 हिस्सों में तोड़ देंगे। फिर उन्हें समझ आया कि आउट एंड आउट टोटल एब्सोल्यूट वॉर तो इंडिया के साथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जंगल में माने तो इंडिया एक एलिफेंट है जो बहुत बड़ा एनिमल है। अब ये कुत्ता जो मर्जी, चाहे जितना मर्जी फिरोशियस कुत्ता हो, हाथी को नहीं हरा सकता। सो व्हाट डू दे डू? ये देखते हैं हाथी सोया पड़ा है तो थोड़ा सा पूंछ पे आके काट के भाग जाते हैं, कभी कान बैठा हुआ है तो कान पे काट के भाग जाते हैं। सो दिस इज नाउ दे हैव अ पॉलिसी ऑफ 1000 cuts, दैट इज प्रॉक्सी वॉर करेंगे। प्रॉक्सी वॉर करेंगे तो मतलब टेररिस्ट लेके आएंगे, टेररिज्म, एंटी स्टेट एक्टर्स। सो ये प्राइमरली जो टेररिज्म होता है ये 1000 cuts की पॉलिसी के साथ स्टार्ट होता है, जब उन्हें पता लग जाता है कि हम वॉर तो जीत नहीं सकते। सो ये जम्मू कश्मीर से ही स्टार्ट होता है एंड सारे इंडिया में फिर धीरे 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 फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई टेरर अटैक्स। सो ये क्यों इनके लिए सक्सेसफुल है? अगर ये पूरी वॉर करते हैं, एब्सोल्यूट टोटल वॉर, तो इनको एक तो मार भी पड़ती है और इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, बिकॉज वॉर इज वेरी एक्सपेंसिव। प्रॉक्सी वॉर में क्या हो रहा था? टेररिज्म में इंडिया की पॉलिसी थी पहले दैट इन्होंने टेररिज्म करा क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर स्टेट है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। सो हम लोग उन पे मिलिट्री एक्शन नहीं लेते थे, मिलिट्री एक्शन नहीं लेते थे। एंड क्योंकि मिलिट्री एक्शन नहीं ले रहे, हेंस वी वेंट टू यूएन कि इन पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दो भाई। यूएस मानता नहीं था, तब यूएस इनका एलाई था। फिर हम बोलते थे कि अच्छा चलो इकोनॉमिक सैंक्शन ना सही, हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे, तुम्हारे प्याज हम नहीं खरीदेंगे। सो प्रॉक्सी वॉर प्रूव्ड टू बी स्ट्रेटेजिकली advantageous earlier for Pakistan, because war bear करके, proxy war करके, they could have a strategic edge in their domestic politics कि हाँ भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में पार्टी जिता देंगे। और इंडिया को 1000 cuts में डिवाइड करने की बात इंडिया को हार्म भी कर रहे हैं, और उन पे मिलिट्री रेपरकशन पहले कोई थी नहीं, इकोनॉमिक रेपरकशंस बहुत ही स्लाइड थी, बिकॉज इंडिया की ज्यादा कोई सुनता नहीं था। सो उन्हें फुल ब्लोन वॉर की जगह प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजियस लगती थी। फिर क्या हुआ जी? 2014 में एक 10वें अवतार जी आए, है ना? इन्होंने बोला कि बहुत मारेंगे भैया।
सो 2016 में अटैक्स के बाद इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उरी अटैक्स के एसेट्रा एसेट्रा के बाद, उरी अटैक, बालाकोट स्ट्राइक। सो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, और इस बार तो हमने उनके सिर्फ पीओके में नहीं, इवन उनके पाकिस्तानी पंजाब में जाके उनके बेसेस उड़ा दिए। सो अब मोदी साहब ने क्या कहा है कि अगर तुम प्रॉक्सी वॉर करोगे तो तुम्हारे लिए मिलिट्री जवाब भी देंगे, इकोनॉमिक जवाब भी देंगे, सैंक्शंस का जवाब भी देंगे। और अब इंडिया की बहुत कंट्री सुनने वाली हैं, खासकर सबसे बड़ी यूएसए। सो नाउ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ प्रॉक्सी वॉर इज नियर अबाउट लॉस्ट, बिकॉज अब मोदी साहब ने कहा है 3 नए वर्ड्स, डिसाइसिव रिटेलिएशन, डिसाइसिव रिटेलिएशन कि आप लड़ेंगे तो हम बहुत मारेंगे, और हाथी जाग गया तो कुत्ता भाग भी नहीं पाएगा। सेकंड, दे से नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल। सिक्योरिटी का आंसर अभी लिख लो, नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल। अब न्यूक्लियर करा तो पहले तुम्हारा ही न्यूक्लियर उड़ाएंगे, हम नहीं डरेंगे न्यूक्लियर वेपन से। और तीसरा, टेरर एंड टॉक्स, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। इसी के साथ ही ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कि मारेंगे भी और तुम्हारा पानी भी रोक देंगे, और न्यूक्लियर करा तो तुम्हारे वहीं फोड़ेंगे, राइट। सो हम नहीं डरने वाले तुम्हारे न्यूक्लियर ब्लैकमेल से। इससे हुआ क्या अल्टीमेटली, अब पाकिस्तान को रीथिंक करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रेटजी ऑफ प्रॉक्सी वॉर, कि क्या मुझे ये टेररिस्ट भेज के फायदा हो रहा है। बिकॉज इंडिया ने साफ कह दिया, अगर कोई भी टेरर एक्टिविटी होती है तो टेररिस्ट और उनकी स्पॉन्सर स्टेट में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, हम टेररिज्म को भी एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और तुम्हारे घरों के अंदर जा के मारेंगे, फिर मत बोलना मारा। सो इस आर्टिकल को प्लीज अच्छे से पढ़ भी लेंगे। दिस इज द बेसिक शिफ्ट आई गेव यू, क्योंकि प्रीलिम आ रहा है तो ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगा रहा। देन मैग्नेटार्स, मैग्नेटार्स क्या है जी, वैसे स्टार जिनसे बहुत हाई मैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं। इसमें एक टर्म आता है जी, न्यूट्रॉन स्टार्स। मैग्नेटार्स आर टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स। अब न्यूट्रॉन स्टार क्या है जी, पहले तो व्हाट इज अ स्टार? स्टार इज अ सुपरस्टार। व्हाट काइंड ऑफ सुपरस्टार? अरे स्टार वही था जब बिग बैंग हुआ, उसके बाद बेसिक एनसीईआरटी की कहानी, बिग बैंग हो गया, उसके बाद मैटर इकट्ठा होने लगा, लम्प्स बन गए गैसेस के, एंड धीरे धीरे लम्प्स डेंस हो गए, थोड़े थोड़े टूट गए। सो जो डेंस वाला लम्प था उसमें हाइड्रोजन फ्यूज करने लगा गर्मी की वजह से, स्टार बन गया, ग्लो करने लगा। और इतनी ज्यादा ग्रेविटी थी कि इसके आसपास प्लैनेट्स घूमने लगे, जो टुकड़े टूटे थे, सोलर सिस्टम बन गया। सो स्टार्स क्या थे? हाइड्रोजन हीलियम के लम्प्स थे, गैसेस के लम्प्स थे जो ग्लो कर रहे हैं। अब इसमें स्टार छोटे भी हो सकते हैं, स्टार बड़े भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस अभय देओल, छोटा स्टार, मिडल स्टार बॉबी देओल, एंड बड़ा स्टार सनी देओल, राइट। तो एनी हाउ स्टार्स अपना, जैसे छोटे स्टार्स हो गए, सन अपना मिडल लाइट स्टार है, देन बड़े स्टार्स भी होते हैं। तो जो बहुत बड़े स्टार्स होते हैं 8 to 20 टाइम्स ऑफ द सन, 8 to 20 टाइम्स ऑफ द सन, जब इनकी जिंदगी खत्म होने लगती है, इनका फ्यूल खत्म होने लगता है, तो ये इतने ज्यादा डेंस होते हैं कि अंदर कोलैप्स कर जाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। एक चम्मच पकड़ो, एक चम्मच, अभी आपके पास चम्मच है, अपने से सामान उठाना है, सिर्फ चम्मच जितना। आप लेके गए चम्मच, आपने वो सामान उठाने की कोशिश की, इतना सा सामान था, बस इतना सा उसका एरिया था, सिर्फ चम्मच, चम्मच लेके गए, उठाने की कोशिश करी, इतना सा सामान नहीं उठ रहा हाथ से। फिर आपने बॉडी बिल्डर बुलाया, उससे भी नहीं उठ रहा। फिर आपने जेसीबी मशीन बुला ली, उससे भी नहीं उठ रहा। फिर आपने 10 जेसीबी बुला ली, उससे भी नहीं उठ रहा। क्यों? बिकॉज जो इतना सा मैटर था, सिर्फ चम्मच जितना, उसका वेट कितना था? माउंट एवरेस्ट जितना, उससे भी ज्यादा। अब ये कौन सा मटेरियल था भाई? यही वो मटेरियल था
जो इतना बड़ा स्टार, मतलब हमारी धरती से करोड़ों गुना बड़ा। आप ऐसे मान के देखो, एक ट्रक आया आपके पास, आपने उसे तोड़ना शुरू करा, तोड़ 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 तोड़, उसे बिल्कुल एक इतना सा मैटर बना दिया, मार मार के, लपेट लपेट के, तोड़ तोड़ के। देन ऐसे करोड़ों ट्रक्स, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रक्स, पूरी दुनिया को करोड़ों बार जोड़ के इतने से मैटर में कर दिया। सो कितनी ज्यादा डेंसिटी और कितना कम एरिया होगा। सो न्यूट्रॉन स्टार्स का लगभग कुछ ऐसा ही है। न्यूट्रॉन स्टार्स आर दी second most dense second most dense materials in the universe। तो भला भाई फर्स्ट और मोस्ट डेंस मटेरियल कौन से हैं? ब्लैक होल्स। सो न्यूट्रॉन स्टार्स क्या हैं? जब बड़े स्टार्स 80 टाइम्स दैट ऑफ आवर सन कोलैप्स, दे फॉर्म न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेज तेज घूमने लग जाए तो उसे हम बोलते हैं पल्सर्स। पल्सार्स भी बोलते हैं कुछ लोग, पल्सर्स। जब ये कुछ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत हाई मैग्नेटिक वेव छोड़ें तो हम उन्हें बोलते हैं मैग्नेटार्स। एकदम से मैग्नेटिक फ्लैश छोड़ के बंद हो जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक अबाउट न्यूट्रॉन स्टार, स्टार्स एंड मैग्नेटार्स। Anyhow, so details. Researchers have found observational evidence that magnetar pairs can produce heavy elements like gold. हर जगह सोना ढूंढ रहे हैं, कभी लेड से बना देते हैं, कभी ऐसे बना देते हैं। इसमें एक टर्म है बस यही ध्यान रखने वाली, आर प्रोसेस न्यूक्लियोसिंथेसिस। आर प्रोसेस न्यूक्लियोसिंथेसिस देखना है, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। सो मैग्नेटार है क्या जी? टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार है, टाइप characterized by exceptionally strong magnetic fields है जी, estimated to be 1,000 times stronger than typical neutron stars। So neutron star का एक stronger version है जो strong magnetic field से related है and intense burst of energy in form of flares निकालता है। Right जी, discovery was based on data from giant flare emitted in 2004 by a magnetar। ये नासा की कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी ने ऑब्जर्व किया था। आपको नासा की बिग फोर ऑब्जर्वेटरीज पता होनी ही होनी चाहिए, नहीं पता तो एक वीडियो बना दूंगा। देन डिलेड मिशन वाज नॉट कंसिस्टेंट विद स्टैंडर्ड फ्लेयर्स। सो हमने देखा कि यार क्या हो रहा है। सो आर प्रोसेस न्यूक्लियोसिंथेसिस हो रहा था। अब ये क्या है? आर प्रोसेस इज रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ही सारा चक्कर है बाबू भैया, ध्यान रखना इसको। ये क्या कर रहे हैं? is a series of nuclear reactions where atomic nuclear rapidly capture neutrons। आर प्रोसेस बड़ी मुश्किल सी बात लग रही है, बट है क्या? न्यूट्रॉन घूम रहे थे आसपास। तो आर प्रोसेस क्या करेगा? फटाफट उन न्यूट्रॉन्स को पकड़ लेगा, अपने अंदर बसा लेगा। आर प्रोसेस इज न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर जल्दी से पकड़ लेना और बसा लेना। सो क्योंकि आप न्यूट्रॉन्स बसाई जा रहे हो तो आप हैवी एलिमेंट हो जा रहे हो। न्यूट्रॉन या खाना अपने अंदर बसाओ तो हैवी होते जाते हो। हम खाना खाते हैं, हैवी होते हैं। एलिमेंट्स न्यूट्रॉन या प्रोटॉन खाते हैं तब हैवी होते हैं। सो हैवी एलिमेंट्स बनते हैं गोल्ड, प्लैटिनम, यूरेनियम। इट रिक्वायर्स एक्सट्रीम एनर्जी, है ना? न्यूट्रॉन पकड़ने के लिए एक्सट्रीम एनर्जी चाहिए। रिसर्चर्स ने एस्टिमेट करा 1.9 सेप्टिलियन केजीज ऑफ आर प्रोसेस मटेरियल वाज इजेक्टेड एट नियरली लाइट स्पीड ड्यूरिंग द फ्लेयर। तो जब वो फ्लेयर हुई थी मैग्नेटार से तो बहुत ज्यादा आर प्रोसेस मटेरियल निकला था। और हम मानते हैं कि यही रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर या आर प्रोसेस न्यूक्लियोसिंथेसिस ही रिस्पॉन्सिबल है सारी यूनिवर्स में जितने हैवी एलिमेंट हैं। सो पेपर के लिए क्या ध्यान रखना है? रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर या आर प्रोसेस न्यूट्रॉन न्यूक्लियो हाइपोसिंथेसिस यूनिवर्स के हैवी मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना। बस सिंपल सी खबर भी आती है जी, राइट टू नो। सो राइट टू नो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि विकीमीडिया फाउंडेशन जो विकीपीडिया चलाती है, यूजर क्रिएटेड पेज को रिमूव ना करे। इसमें राइट टू नो की क्या लर्निंग है? राइट टू नो इज अ बेसिक राइट अंडर आर्टिकल 19 एज वेल एज आर्टिकल 21। ध्यान देने वाली बात यह है, आर्टिकल 19 एंड 21 सुन पा रहे हो ना? मुझे बीच में मैसेज आया था कि नहीं सुन रहे। कोई सुन भी रहा है? प्लीज कंफर्म दैट।
सुन पा रहे हो? हेलो हेलो। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, प्लीज कंफर्म कर दिया करो यार। नहीं अच्छा लग रहा बट फिर भी कंफर्म, बस यस नो कर दिया करो। एनी हाउ, सो राइट टू नो दो आर्टिकल्स में कवर होता है जी, 19 एंड 21। राइट टू नो ऑब्वियसली एसेंशियल है, बिकॉज नॉलेज होएगी तभी आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे, पार्टिसिपेट कर पाओगे पब्लिक डिस्कोर्स में, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में, देन पब्लिक अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बना पाओगे। सो डेमोक्रेसी के लिए राइट टू नो इज वेरी एसेंशियल। हेंस इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 एज वेल एज 21। थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए यहाँ पे। 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जहां पे राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, पब्लिक डिसीजन मेकिंग एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स पता होना चाहिए। देन कोर्ट ने एक और बात बोली है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन इज वाइटल। 21 में क्या है जी? एक्सेस टू जस्टिस, पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड लिविंग विद डिग्निटी। ये तो बता रहा है लिविंग विद डिग्निटी, बट ये दो ध्यान रखना, एक्सेस टू जस्टिस एंड पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस इज इन 21, पब्लिक डिसीजन मेकिंग या कोर्ट प्रोसीडिंग इज इन 19। राइट, जहां भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आप कुछ जानना चाहते हो दैट इज इन 19। जहां पे भी आप लाइफ का कुछ जानना चाहते हो दैट इज इन 21। ध्यान रखना इसको, कहीं ऐसा ना आ जाए। सो राइट टू दिस आर्टिकल 21 इज कॉल्ड एटॉमिक आर्टिकल। व्हाई? बिकॉज जस्ट लाइक द एटॉमिक बॉम्ब इट हैज एक्सप्लोडेड इनटू नंबर ऑफ राइट्स। मेनका गांधी इसका बड़ा फेमस केस है। मेनका गांधी स्पेलिंग गलत है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, लाइवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, ये वो सारे राइट्स इसमें है। तो जब भी सवाल आए ये राइट किस में और आर्टिकल 21 ऑप्शन हो, आंसर 99% यही होगा। राइट जी। देन एस्ट्रॉइड YR4, तो चांद वाले गाने याद करो। तुझे मैं चांद कहता था पर चांद में भी दाग है, एक चांद रेंदा अंबरा ते दूजा खब्बी सीट ते बहंदा। अब क्या हो रहा है? अब ये एस्ट्रॉइड जाके चांद पे बैठ जाएगा, शायद चांद में जाके टकराएगा। राइट, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? नासा ने अनाउंस करा है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये एस्ट्रॉइड हमारे मून से कोलाइड करे। हम तो चाहेंगे बताना, बट ये पहले अर्थ के पास आ रहा था, बट अब हमने कैलकुलेट करा अब शायद अर्थ के पास नहीं, मून में जाके टकराएगा। सो लर्निंग क्या है? YR4 एस्ट्रॉइड है, डिस्कवर करा दिसंबर 2024 में। एटलस टेलीस्कोप इन चिली से डिस्कवर करा। एटलस इज इन चिली, इट इज अ टेलीस्कोप। So its orbit is around within 1.3 times the Earth's sun distance, making it a near Earth object. In terms का मतलब आएगा, वो ध्यान से सुनना। YR4 ने ट्रिगर करा हाईएस्ट एवर नासा एस्ट्रॉइड इंपैक्ट अलर्ट। राइट जी, कि आ सकता है ये हमारे पास, पोटेंशियली हैजर्डस हो सकता है, बट ये क्लासिफिकेशन भी देखो 65 मीटर्स का है। 65 मीटर्स का है तो पोटेंशियली हैजर्डस नहीं है। पोटेंशियली हैजर्डस के लिए 140 मीटर एंड अबव होना चाहिए। 65 मीटर्स दैट इज 10 स्टोरी बिल्डिंग, बट उससे भी बड़ा 140 मीटर से अबव होगा तब पोटेंशियली हैजर्डस नासा कहता है। सो अर्लियर YR4 had 3.1% चांस ऑफ हिटिंग अर्थ, बट अब लग रहा है कि अर्थ पे तो नहीं आएगा, शायद मून पे चला जाए। सो अब एस्ट्रॉइड्स के बेसिक्स पता होने चाहिए हमें। एस्ट्रॉइड क्या है? माइनर प्लैनेट्स या रॉकी रिमेन्स ऑफ दोज प्लैनेट्स, जो प्लैनेट नहीं बन पाए बेचारे, बड़े होके वो घूमते ही रह गए पत्थर बन के। राइट, दे एग्जिबिट इरेगुलर शेप्स थ्रू नियरली स्फेरिकल, सम वो स्मॉल कंपेनियंस एज वेल। कई एस्ट्रॉइड्स के अपने मून भी हैं, बिकॉज कभी तो वो प्लैनेट थे, बनने की कोशिश कर रहे थे। राइट, मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पे? ध्यान देने वाले टर्म्स प्लीज। मेन एस्ट्रॉइड्स आर बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मेजॉरिटी ऑफ द एस्ट्रॉइड्स आर बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एस्ट्रॉइड बेल्ट में, बट देयर आर ट्रोजन्स। ट्रोजन्स मतलब छुपे छुपे जो होने नहीं चाहिए थे बट हैं। सो जुपिटर के ऑर्बिट में भी एस्ट्रॉइड्स हैं। ऐसा कैसे भाई? जुपिटर इन्हें खा क्यों नहीं जाता? बिकॉज ऑफ लैग्रैंज पॉइंट्स। लैग्रैंज पॉइंट्स कौन से थे? जहां पे जिस पॉइंट पे सन या फिर एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी और छोटी सेलेस्टियल बॉडी, इस केस में सन एंड जुपिटर का पुल बराबर होगा। सन इस तरफ खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है, दोनों का बराबर हो गया तो वो बॉडी वहां स्टेबल है। राइट, ऐसा मान लो एक 5 साल का बच्चा था, उसको पहले पापा ने खींचा अपनी तरफ, वो आ गया, फिर मम्मी ने खींचा, आ गया। अब पापा मम्मी दोनों एक ही फोर्स से दोनों तरफ खींच रहे हैं तो बच्चा वहीं टिका रहेगा। सो वैसे ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड यहीं टिका रहता है बिकॉज ऑफ लैग्रैंज पॉइंट्स। सो ट्रोजन्स आर दोज share an orbit with a planet and remain stable due to Lagrange points. Then there are near Earth or asteroids, these which pass close to Earth. अगर वो अर्थ के क्रॉस करें पाथ को, then they are called Earth crossers. Near Earth
near asteroids which pass near to the Earth's orbit, जो क्रॉस कर जाएंगे वो अर्थ क्रॉसर्स, राइट जी. Then coming to treasury bills. What are treasury bills, by the way? Treasury bills primarily are short-term debt instruments, जो 91 days, 182 days and 364 days lesser than 365 के लिए सरकारें इशू करती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इशू कर सकता है एंड स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकता बट बाय कर सकता है. और ये शॉर्ट टर्म कैश बैलेंस के मिसमैच को मैच करने के लिए इशू की जाते हैं. सो इसमें क्या हुआ जी, हमने मालदीव्स को हेल्प करी है USD 50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को रीफाइनेंस कराने के लिए. बट है क्या ट्रेजरी बिल, सवाल यहां से आता है. इट इज अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट. ट्रेजरी बिल इज अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय इंडियन गवर्नमेंट. शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है. RBI इंडियन गवर्नमेंट के लिए इशू करता है. क्या आइडिया जी, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने का सेंट्रल गवर्नमेंट की. ओपन मार्केट ऑपरेशंस में भी RBI ट्रेजरी बिल्स को यूज करता है, राइट. बेसिक इकोनॉमिक्स आराम से समझ आ रहा होगा. सो ट्रेजरी बिल्स का एक सवाल आ जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स. जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस पे इंटरेस्ट नहीं होता. तो लोग लेंगे क्यों अगर ब्याज नहीं लग रहा. सो इसको फेस वैल्यू से डिस्काउंट पर बेचा जाता है. 100 रुपए का ट्रेजरी बॉन्ड आपको 97 या 98 पे मिल जाएगा. जब वापस करोगे तो 100 पे बिकेगा. दैट इज फेस वैल्यू और डिस्काउंट में जो फर्क है वो आपका फायदा है. बट इंटरेस्ट नहीं है इसलिए बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, राइट. सो ट्रेजरी बिल्स आर इशूड फॉर 91 डे मैच्योरिटी, 182 एंड 364. 25,000 के मल्टीपल्स में मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना प्लीज, इस बार ऐसी चीजें पूछ रहे हैं. ट्री बिल्स आर इशूड थ्रू एट रेगुलर इंटरवल्स, ई-कुबेर पोर्टल से होते हैं एंड दे कैन बी परचेज्ड बाय. लास्ट टाइम यहाँ से सवाल आया था. बैंक्स ले सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं, प्राइमरी डीलर ले सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज ले सकती हैं, म्यूचुअल फंड्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, ट्रस्ट एंड इवन इंडिविजुअल. सवाल यहाँ से आया था बिकॉज रिटेल पोर्टल न्यूज में था. अब आ गया तो इनमें से आ सकता है. और कौन खरीद सकता है. सेकेंडरी एंड प्राइमरी मार्केट बोथ में हो सकते हैं. देन लास्ट टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक, जो समझाने वाली बात है, एक ही बात है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोकैटालिसिस. सो ऑक्सीजन को तोड़ के लाना है हमने. H2O में से तोड़ दी तो हाइड्रोजन बन गया, राइट. ये फ्यूल सेल में हम इसे उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ देते हैं, राइट. देन N2O में से तोड़ ली, नाइट्रोजन बन गया, राइट. देन ग्रीन हाइड्रोजन वाले प्रोजेक्ट में H2O को तोड़ लिया तो हाइड्रोजन निकाल आई. सो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोकैटालिसिस क्लीन फ्यूल्स के लिए, क्लीन फ्यूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. वी हैव आल्सो सीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो बचपन में जिससे बाल लाल लाल कर लेते थे ना, बर्गेंडी कलर वाले. पैसे तो होते नहीं थे, गरीब थे हम लोग, हर कोई सैलून तो प्रोबेबली अफोर्ड नहीं कर सकता था. सो घर पे ही मम्मी वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड बालों में लगा लेते थे. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली मैन्युफैक्चर में भी बहुत काम आता है. तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ऑक्सीजन को जब हम तोड़ते हैं, सो कैटालिसिस इज, कैटलिस्ट इज जो रिएक्शन को फास्ट करता है, ऐसा एलिमेंट, और खुद कंज्यूम नहीं होता. सो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोकैटालिसिस में क्या प्रॉब्लम थी, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस था और बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस था. धीरे चलता था और एनर्जी कंज्यूमिंग था. अब क्या करा हमने, आयरन डोप करके कैटलिस्ट को आयरन खिला दिया, वो आयरन मैन बन गया. सो आयरन डोप करके कैटलिस्ट को फास्टर बना दिया और इसमें सेलेनियम से ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी कैटालिसिस की. सो क्या करा हमने, इस प्रोसेस को फास्टर करा आयरन डोप करके, सेलेनियम यूज करके. सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, जिसको कॉम्प्लेक्स देखनी है, ये रही. रिसर्चर्स नैनो सॉफ्ट मैटर साइंसेस ने क्या करा है, नोवेल आयरन डोप कैटलिस्ट बनाया है, aimed at improving oxygen related electrocatalysis. हो क्या रहा है जी इलेक्ट्रोकैटालिसिस, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में एक फंडामेंटल प्रोसेस है. वाटर को स्प्लिट कर सकते हैं हाइड्रोजन में, जनरेशन ऑफ क्लीन फ्यूल एंड सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये तीन में मेजर काम आता है. बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, स्लो रिएक्शन हो रहा है, हाई एनर्जी कंजम्पशन हो रही है, हाई मटेरियल कॉस्ट. तो इसको हमने बनाने के लिए सेलेनियम और आयरन को यूज करा. टू मेन कैटलिस्ट वेरिएंट, याद कर सको तो भैया बहुत बढ़िया, ये रहा आयरन, ये रहा सेलेनियम, बट मेरे से नहीं याद होता, थैंक यू. सो मोस्ट एफिशिएंट वेरिएंट इज
दिस NiFeXSE2 याद नहीं करना, कोई बात नहीं। इसमें दो तरीके के रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीजन एवोल्यूशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन बन रही है, ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन निकल रही है। एवोल्यूशन मतलब ऑक्सीजन बन रही, रिडक्शन मतलब निकल रही। सो फॉर OER दैट इज एवोल्यूशन, कैटलिस्ट एग्जिबिटेड लोअर और ओवर पोटेंशियल एंड हायर ड्यूरेबिलिटी, इसमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। फॉर द ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हो, इट आउट परफॉर्म प्लेटिनम बेस्ड कैटलिस्ट। सो बेसिक आइडिया याद रखने वाला, हमने आयरन यूज करके और सेलेनियम ऐड करके आयरन से एफिशिएंसी बढ़ा दी और सेलेनियम से ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोकैटालिसिस रिएक्शन की, राइट? दैट इज इट फॉर द डे। सॉरी फॉर द टाइम कंज्यूमिंग क्लासेस, आई होप टू कंट्रीब्यूट टू योर लर्निंग्स। और आजकल डिटेल में सवाल आ रहे हैं तो टॉपिक्स डिटेल में करवा रहा हूं, है ना। पहले वन लाइनर, वन वर्ड ऑप्शंस आते थे, अब नहीं आ रहे। तो आपको यार कंसेप्ट पक्के पता होने चाहिए। IAS और PCS का पेपर कंसेप्ट के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो रट्टे वाले लोग थे आजकल उनके प्रीलिम भी नहीं निकलते। सो ऑल्दो आई एग्री कि थोड़ी हैवी कंसेप्चुअल क्लास होती है, बट ट्राई आस्किंग ऑल योर डाउट्स, ट्राई क्लैरिफाइंग एवरीथिंग, एंड जो भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।